नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल करेंसी की। जी हां, भारत में डिजिटल इकोनॉमी को लेकर काफी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ई-रूपी नाम से डिजिटल वाउचर सर्विस लॉन्च कर दी है, जो कि कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन का एक नया तरीका होगा। यानी एक ऐसा वाउचर जिसके लिए किसी कार्ड, पेमेंट ऐप या फिर नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए अब देश में डिजिटल करेंसी की बातें हो रही हैं। इसे आसानी से समझने के लिए आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी है, जिसे आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, उसी की तरह होगी, लेकिन फिर भी ये उससे काफी अलग होगी। तो भारत का रिजर्व बैंक इस पर काम शुरू कर चुका है और ये करेंसी का फ्यूचर कहा जा सकता है। ऐसे में अब ढेर सारे सवाल खड़े होते हैं। मसलन ये करेंसी कैसे होगी, ये काम कैसे करेगी, डिजिटल पेमेंट से ये किस तरीके से अलग होगी, क्योंकि डिजिटल पेमेंट तो हम अभी भी करते हैं। क्या ये बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी का विकल्प होगी? इन्हीं सारे सवालों को ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ है तीन खास मेहमान। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अविनाश शेखर, जो कि को सीईओ हैं ज़ेप्पे की। ज़ेप्पे यानी कि एक ऐसा एक्सचेंज या ऐसी कंपनी जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। आनंद कुमार बजाज हैं, फाउंडर हैं पे नियरबाई के, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, खासतौर पर एंटरप्राइजेस के लिए। और पीएम मिश्रा साहब, जो कि फिनलॉ के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर हैं फिनलॉ कंसल्टेंसी के। यानी आप इससे संबंधित जितने नियम, कायदे, कानून हैं उन पर बातचीत करते हैं, उन पर एक्सपर्टीज रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम आनंद कुमार साहब आपसे करते हैं। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने ई-रूपी लॉन्च किया है, वो एक तरीके का आप डिजिटल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा क्यूआर कोड या ऐसा एक एसएमएस जिसमें आपको किसी नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है, किसी कार्ड की जरूरत नहीं है, एक प्रीपेड वाउचर जैसी सर्विस है। और हमने कहा कि अब बात हो रही है देश के अंदर अपनी, भारत की खुद की डिजिटल करेंसी की। हम जानते हैं कि दुनिया के तमाम रिजर्व बैंक्स इस पर काम कर रहे हैं और भारत में भी इस पर काम हो रहा है। पर सर, एज ए जनरल पर्सन, लोगों के मन में सवाल यह आता है कि हमको अलग से एक डिजिटल करेंसी की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हम तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, जहां पर फिजिकली तो हम किसी पैसे का लेन देन ही नहीं करते। फिर डिजिटल करेंसी अगर आती है तो वो अलग कैसे होगी? देखिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रही है, जहां एब इनिशियो नोट जारी करने की जगह सरकार डिजिटल पेमेंट इनेबल करेगी, वहां पर आज भारत ने वो पहल की है जहां अगर मैं इसको गाइडेड मिसाइल बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंत औचित्य के लिए वो पैसा जहां से जारी किया गया, उस अंत में जिस सज्जन को, लेडी को मिलना है, वहां मिलेगा और उसी पर्पस के लिए मिल पाएगा। इससे बेहतर डिजिटल और कोई सशक्तिकरण नहीं हो सकता किसी देश का। इससे बेहतर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता कि जो पॉलिसी एडवोकेसी सरकार सोच रही है और जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जिस तबके के लोगों को जिस तरह की आवश्यकता दिलवाने की, पूर्ण करवाने की जो चेष्टा है सरकार की, वो फुलफिल हो पा रही है। जैसा कि आज आपने देखा कि ये सिर्फ डिजिटल करेंसी नहीं है, ये डिजिटल पर्पस इनेबल्ड रॉकेट मिसाइल है, जो कि एंड ऑब्जेक्टिव को जाके टच करके इम्पैक्ट पॉजिटिवली करके आ पा रही है। सो जैसा आप आज देख पाए कि अगर आपने वैक्सीनेशन के लिए एक पर्टिकुलर यूजर को 2000 रुपए, 500 रुपए की अगर ई वाउचर इश्यू की है, तो वो जाकर के एंड टीकाकरण केंद्र में वो वाउचर दिखा करके अपना सिर्फ वो टीका ले सकता है, ले सकती हैं। वो पैसा कहीं और मिसयूज नहीं हो सकता। इससे बेहतर डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल करेंसी हो ही नहीं सकता था और ये बहुत बढ़िया पहल है। इसके बाद तो इम्प्रोवाइजेशन आएंगे। इस कार्य में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज स्वयं आगे फ्रंट फुट पे सपोर्ट कर रहा है, रिजर्व बैंक सपोर्ट कर रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन सपोर्ट कर रहा है और ग्राउंड पे पे नियर बाय जैसे हमारी टीम्स जो आज 5 लाख डिजिटल प्रधानों को बना करके बैठी है ग्राउंड पे अपने कार्यक्रम को, उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक बहुत बढ़िया तालमेल है। मैं काफी इसकी प्रशंसा करता हूं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, आपने लगे हाथों हमें ई-रूपी के बारे में भी ज्यादा जानकारी दे दी, लेकिन मैं अपने मूल सवाल पे फिर से लौटता हूं और अविनाश जी के पास जाता हूं। अविनाश जी, हाँ, हालांकि आप एक क्रिप्टो करेंसी सेंटर चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, जहां बिटकॉइंस में, ईथर में और तमाम ऐसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन मैंने जिसकी बात की, जो सेंट्रल बैंक अपनी जो एक डिजिटल करेंसी लाना चाह रहा है, और मूल सवाल वही कि जब हम ऑलरेडी एक ऐसे दौर में हैं जहां पर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां करेंसी का या नोट का एक कोई फिजिकल लेन देन नहीं होता है, तो जब आप डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो वो
ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है इससे कैसे अलग हो जाता है मामला? हाँ जी, तो एक्चुअली दो तीन चीजें इसमें समझनी पड़ेगी। पहले जो ई रूपी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट कराया आज, इसमें अगर आप देखें दो तीन चीजें। एक तो इसमें यह है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसको जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। इसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी है, दैट मीन्स ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस ये है कि जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसी को और किसी पर्पस के लिए देती है, तो उसी को वो पैसा मिले और उसी पर्पस के लिए मिले। तो इससे दो बात तो हम समझ गए, ये वाली बात तो आनंद जी ने भी हमें एक हद तक समझा दी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस डिजिटल करेंसी की जिस पर रिजर्व बैंक काम कर रहा है। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है कि देखिए, ई रुपी जो लॉन्च हुआ है, जो डिजिटल करेंसी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बात कर रही है, और जो क्रिप्टो है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। एंड उसी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करें, तो वो आज की डेट में भी जैसे आपने बोला कि सब कुछ ऑनलाइन ही है, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। जो डिफरेंस नहीं हो सकता वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक परमिशनलेस नेटवर्क है। दैट मीन्स आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए उसके ऊपर इनोवेट करने के लिए। क्या सीबीडीसी ऐसा होगा? बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो उसके साथ। दूसरा है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। दैट मीन्स कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। बट अगर जब हम सेंट्रलाइज अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इटसेल्फ, नेम इटसेल्फ सजेस्ट के वो एक सेंट्रलाइज्ड चीज है। और तीसरी चीज है कि सप्लाई कितनी है। आज की डेट में सारी गवर्नमेंट जो भी करेंसी की बात करते हैं, वो अपना फिजिकल मैनेजमेंट के लिए थियोरेटिकली जितना भी पैसा प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, तो क्या वो लिमिटेड सप्लाई में होगी? उसका भी आंसर नो ही हो सकता है, यस तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो जो कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है सीबीडीसी का, इट्स ए स्टेप इन राइट डायरेक्शन। बट वो बिटकॉइन नहीं है, वो क्रिप्टो नहीं है, सबके अलग अलग यूजेज हैं। ई रूपी का जो आज गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, उसका अलग पर्पस है, सीबीडीसी का अलग पर्पस है, और बिटकॉइन जी एक अलग पर्पस। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। और आज की तारीख में क्यों किसी का क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है? क्योंकि उसके साथ जो वैल्यू जुड़ी हुई है। मतलब अगर जो एग्जांपल दिए जाते हैं कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपके पास एक बिटकॉइन होता तो आज इतने लाख रुपए का हो जाता, और वो तमाम चीजें, तो वो तो अपने आप में एक अलग ही चीज हो गई। मिश्रा साहब, मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया भर के 86% से ज्यादा सेंट्रल बैंक इस समय डिजिटल करेंसी पर दिन रात काम कर रहे हैं? आखिर उससे क्या अचीव करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जितने सारे सेंट्रल बैंक है जो चाह रहे हैं कि हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आए, सबकी ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अगर आप देखें, यूके चाहता है कि बिटकॉइन हमारे देश से ना जाए, बट उसके साथ साथ मैं एक सेंट्रलाइज्ड सीबीडीसी लेके आऊं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आऊं। उसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बहुत सारे कंट्री चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो चल रहा है उससे हो सकता है उनकी जो स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, उससे तकलीफ हो, जिसके लिए उसको काउंटर करने के लिए वो सेंट्रलाइज्ड सीबीडीसी लेके आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं। बट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के बीच हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पीछे यह मंशा है कि आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे तो उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट है? नंबर 1, आज के डेट में जितने सारे लोग बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हमें इतना लॉस हो गया, स्टेबिलिटी। अभी देखा जाए तो कुछ स्टेबल कॉइन ऑलरेडी, जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी ऑलरेडी वर्ल्ड में चल रहे हैं, बैक्ड बाय यूएसडी। उसी तरीके से जितने सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी आएंगे, सेंट्रल बैंक जो लेके आएंगे, उनके पीछे गोल्ड रहेगा, कोई मॉनिटरी बॉन्ड रहेगा, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी बना रहेगा, सिक्योरिटी बना रहेगा। उसके साथ साथ और एक चीज रहेगी कि अगर गवर्नमेंट कभी मॉनिटरी पॉलिसी फिक्स करना चाहती है,
अगर आज मॉनिटरी पॉलिसी में कोई चेंज करना है तो उसके लिए समय लगता है, क्योंकि सारे डेटा आने के बाद ही मॉनिटरी पॉलिसी चेंज हो सकती है। बट अगर पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर सेंट्रलाइज्ड बैंक डिजिटल करेंसी आता है, क्लियर रिपोर्ट गवर्नमेंट को बहुत जल्दी समय में मिलता है और मॉनिटरी पॉलिसी चेंज करने के लिए भी इजी होता है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के प्रॉफिट भी हैं, और सेंट्रलाइज्ड सीबीडीसी का भी क्रिप्टो करेंसी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी परमिशनलेस है, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। वो आया हुआ था कि भाई जितने सारे लोग हैं, वो बैंक के अगेंस्ट में कैंपेन था। जितने सारे क्रिप्टो करेंसी आए हुए हैं उनको बैंक नहीं चाहिए था। अभी भी आप देख सकते हैं बिटकॉइन क्यों आया हुआ था। लेकिन सेंट्रलाइज्ड बैंक अगर सीबीडीसी आ रहा है तो सीबीडीसी के लिए क्या होता है कि अगेन सेंट्रल बैंक ही उसको कंट्रोल करेगी, और सारे सेंट्रल बैंक को फिर कंट्रोल करने वाले, पॉलिसी निर्धारण करने वाले। समझ गए सर आपकी बात, ठीक है। तो सीबीडीसी के बेनिफिट मैं समझ गया, लेकिन इसमें सारे बेनिफिट वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सेंट्रल बैंक के लिए ज्यादा काम के हैं, लेकिन आपकी मेरी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बजाज साहब, जो मैं समझ पाया हूं, क्या इसमें ऐसा होगा कि अभी भी हम एक ट्रांजैक्शन जरूर करते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया या मैंने कोई किसी ऐप पेमेंट ऐप से ट्रांजैक्शन किया, लेकिन उसके पीछे बैंक ही काम कर रहा होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली वो पैसा बैंक से पहले इस खाते में जाता है, फिर उस खाते में जाता है, मुझे वो पता नहीं लगता है, लेकिन मेरे सामने हो जाता है कि मैंने सामने वाले को भेज दिया या पेमेंट कर दिया। क्या जो ये इलेक्ट्रिक करेंसी आएगी उसमें ये बैंकिंग सिस्टम पीछे चला जाएगा? मतलब आरबीआई ने ये डिजिटल करेंसी निकाली, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने आपको भेज दिए, इसमें बैंक की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने आपको दिया, बात हो गई। देखिए, ऐसा है कि अगर जनसाधारण सही पर्पस के लिए अपना पैसा यूटिलाइज करता है तो सरकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि जो डिजिटल है वो ट्रू मायने में विजिबल है, और इससे कई बेनिफिट हमें ही, आपको ही और आम नागरिकों को मिलते हैं। तो ये संदेह तो हटा दें सरकार के डिजिटल करेंसी के पहल से कि आम आदमी को कुछ नुकसान होगा। मैं बिटकॉइन पे इस समय कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसकी करेंसी इतनी फ्लक्चुएट होती है और किन चीजों के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है ये हम सब भली भांति जानते हैं। मैं लेकिन उस पर थोड़ा अनभिज्ञ हूं, वहां तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। पर अगर आप एक औपचारिक रूप से जो जनसाधारण आदमी पैसा इनिशिएट होने के बाद रिजर्व बैंक के प्रिंट जहां से होते हैं नोट, वहां से लेकर के बैंकों तक आना, बैंकों से एटीएम आना, एटीएम से डिस्ट्रीब्यूट होना, ये जो प्रणाली है वो पूरी गायब हो सकती है ओवरनाइट। ये सारा काम डिजिटली हो सकता है और इससे एफिशिएंसी आती है सिस्टम में, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप बैंकों की जो रोल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हर आदमी का अपना खाता, अपना संचय, पैसा बचाया हुआ डिपॉजिट्स अपने पर्पस के लिए अपने लोकल बैंक में होता है, जिससे वो सपोर्ट ले पाता है, गाइडेंस ले पाता है, इन्वेस्ट कर पाता है। तो पैसा तो आज भी वर्चुअल ही है। देखिए साहब, आप कब गए एटीएम पिछले 18 महीनों में? मैं तो नहीं गया। ये सारा काम हम वर्चुअली कर पा रहे हैं। मुझे थोड़ा पैसा जो बचता है वो मैं अपने एक बैंक में रखता हूं, मैं दूसरे बैंक में एफडी बना पाता हूं, तीसरे बैंक में मैं चाहूं तो वहां से रेंट पे करूं या रिसीव कर सकता हूं। तो वो तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल है ही, और जितना वर्चुअल, जितना डिजिटल, जितना विजिबल, उसके कई फायदे हैं हमें। हमारी टैक्सेशन पूरी ऑटोमेटेड होती है, टीडीएस कटता है, ऑटोमेटेड होता है, हमारा रेंट आना सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो बैंक का अपना रोल है, रहेगा, आगे भी रहेगा। हम कहीं इसमें नहीं कहते कि बैंकों की आवश्यकता नहीं है, बैंक है तो हम हैं। और लेकिन जो पूरी प्रोसेस है आई थिंक वो फास्ट हो जाएगी, या करेंसी छापने की जरूरत कम होती है तो खर्चे कम हो जाएंगे, राइट? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और धीरे धीरे समय रहते लोगों तक ये पहुंचेगी डिजिटाइजेशन। आज आप ई रुपए देखें तो इसकी स्पेलिंग देखें तो यूपीआई जो है उसके सामने आर और ई लगा दिया गया है। बिल्कुल। ये जो इतना पावरफुल यूपीआई प्लेटफॉर्म है, उसी के आगे ई आर लगा के उसको अब और एक जनसाधारण तक ले जाने की मुहिम है, और ये बहुत ही काबिल तारीफ काम तो किया गया। मैं यहाँ पर शेखर साहब से शेखर साहब, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की तो इतनी बातें हैं एंड वेरी हॉट टॉपिक इट इज नाउअडेज, तो क्या क्रिप्टो करेंसी और बहुत सारी कंपनियां दुनिया में एक्सेप्ट भी कर रही हैं? नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि निवेश वाला ही पर्पस है। कई कंपनियां जो आगे होकर कहती हैं, कई देश हैं जो आगे होकर कह रहे हैं कि हम इसमें आपका जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन
जो आप कह रहे हैं डिफरेंस है, तो क्या वो डिफरेंस ज्यादा उसी तरफ झुका हुआ है जहां उसकी वो जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्ट करती है कि भाई ये लिमिटेड ही है, इसकी माइनिंग होती है, आज अगर 50 रुपए का है तो कल 500 का हो जाएगा, फिर 5000 का हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन है? या सुविधा जो एक आपको मिलती है ट्रांजेक्शन की जहां शायद बैंक भी इन्वॉल्व नहीं है, वो ज्यादा बड़ी चीज है? तो एक्चुअली क्या है, देखिए दो तीन बातें हुई। एक तो प्राइसिंग के ऊपर बात हुई कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा बात हुई कि इसका यूज किस चीज पे हो सकता है। जो बेसिक फंडामेंटल जो बिटकॉइन का है, और आई मीन बिटकॉइन बाय क्रिप्टो, के हम लोग जो है एक टोटली न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं विच इज डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, जितने भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं बैंक्स की, सेंट्रल बैंक्स की, वो सारे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स हैं। जो बिटकॉइन है वो उसका मेन चीज है कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, और डिसेंट्रलाइज आज तक ऐसा कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं है कि कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जो सक्सेसफुल हो। इसमें आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो कॉन्सेप्ट है, जो सक्सीड हो रहा है। ओके, जब ये कॉन्सेप्ट ज्यादा लोग उसको ऊपर विश्वास करना शुरू करेंगे तो प्राइस अपने आप ही ऊपर जाएगा। प्राइस तो एक तरीके से अगर आप जैसे स्टार्टअप में अगर आप बात करें, तो अभी हम उस स्टेज पे हैं कि जब हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम स्टार्टर स्टेज पे हैं एक बिटकॉइन के। जब ये सक्सीड होगा अगले 5 साल 10 साल में, तब प्राइस कितना होगा किसी को पता नहीं। बट एक चीज श्योर है कि क्योंकि इसे 10 साल पुराना है, फ्लक्चुएट ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी ज्यादा है जी इसके ऊपर। और दूसरी चीज एक बात बोली गई कि किस चीज के लिए यूज होता है। तो जितनी भी रिसर्च हम लोगों ने करी है, प्राइमरली लेजिटिमेट यूज ही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज की डेट में गवर्नमेंट आज की डेट में सोच रही है कि सारी ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। बिटकॉइन में तो 100% ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होती है। पिछले 10 साल से जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, आज आप जाके उसको सर्च करके, जी मुझे लगता है थोड़ी बदनामी इसलिए हो जाती है क्योंकि अक्सर ये जो खबरें आती है ना, जहां ऑनलाइन चीजें हो जाती हैं, थोड़ी रैंसम वगैरह मान लेते हैं और अक्सर वो बिटकॉइन में मांग ली जाती हैं। आई थिंक इसलिए वो वहां पर संशय आ जाता है और लोगों को लगता है कि ये अंडरवर्ल्ड भी इसका इस्तेमाल कर रहा है या अनलॉफुल एक्टिविटीज में इसका इस्तेमाल हो जाता है। अदरवाइज कंसेप्ट तो शायद मैं आंसर देना चाहता हूँ एक्चुअली जी कि एक्चुअली अगर आप गूगल में सर्च करिए ना कि जितनी बिटकॉइन की आज से 2-3 साल पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन थी ना, मतलब 200-300 बिलियन डॉलर, उतने अराउंड द वर्ल्ड बैंक्स के ऊपर फाइन लगे हैं फॉर सपोर्टिंग अनलॉफुल एक्टिविटी। जी तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी, जब इंटरनेट चालू हुआ था तब भी बोला गया था नहीं ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। उसमें ऐसा नहीं कि इसके ऊपर, क्योंकि आखिरकार जो डिजिटल करेंसी होगी और जो बिटकॉइन, दोनों का फंडामेंटल जो अंडरलाइनिंग है वो तो एक ही है। बस एक है कि एक को सेंट्रल बैंक कमांड करेगा और दूसरा आपने कहा कि वो एक उन्मुक्त करेंसी है जिसपे कोई कमांड नहीं है, किसी का फ्री है। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि किसी करेंसी का फ्री होना या ना होना एज ए एंड यूजर आपके लिए कितने काम का है। हाँ, वो करेंसी में प्राइस बढ़ता है तो वो रिटर्न आपको जरूर मिलता है, लेकिन उसका बाकी कोई कमांड में होना ना होने से बाकी चीजों पे क्या कोई असर पड़ता है, या आगे चल के हम सिर्फ इसी तरह की करेंसीज देखेंगे, ऐसी और भी चीजें आएंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है भारत की अपनी डिजिटल करेंसी पर, क्योंकि अक्सर बयान आते रहते हैं रिजर्व बैंक की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि भारत में अपनी डिजिटल करेंसी पर आरबीआई काम कर रहा है। शक्तिकांत दास चाहे आरबीआई गवर्नर हो चाहे डिप्टी गवर्नर हो, जिन्होंने वक्त वक्त पर यह बात कही है, और दुनिया भर में 86% से ज्यादा सेंट्रल बैंक जो हैं वो अपनी डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि डिजिटल करेंसी को आप कैसे समझेंगे, तो वही जिस तरीके से बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज होती है, लेकिन दोनों के स्वभाव में काफी अंतर है, वो हमने चर्चा में अभी देखा। थोड़ी सी बातचीत और करते हैं। अपने तीनों मेहमानों से मेरा निवेदन होगा आप क्विक जवाब दें क्योंकि समय रहेगा कम। मिश्रा साहब, मुझे बताइए कि 2021 में यानी इसी साल में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल बाकायदा भारत में आया, तो यहां पर बहुत सारे चीजें डिफाइन की गई हैं। मुझे बताइए कि क्या अगर रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लाने की बात करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि वो इसे क्रिप्टो के अगेंस्ट में खड़ा करेंगे, या दोनों सिस्टम पैरेलल चल सकते हैं? सच माना जाए तो दोनों सिस्टम पैरेलल चल सकते हैं क्योंकि दोनों की ऑब्जेक्टिव ही अलग है। लेकिन सेंट्रल बैंक
ऑफ इंडिया जिस तरीके से बार बार कह रही है, बहुत सारे बयान भी आए हुए हैं कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, जिसकी डेफिनेशन अभी तक नहीं दिया गया, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन है। अगर बिटकॉइन को देखा जाए, उसका कोई ओनर नहीं है, वो प्राइवेट है या नहीं है, उसका होल्डर कौन है, कैसे डिफाइन करेंगे वो अलग बात है। लेकिन यह सच है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट है। इस चीज के बारे में काफी बयान आ चुका है। तो शायद अपनी डिजिटल करेंसी लाने के बाद यहां पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की पूरी तरीके से बैन कर दी जाए, ये आशंका लगी रहेगी। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि दोनों चल सकते हैं कि नहीं, दोनों जरूर चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि दोनों की ऑब्जेक्टिव ही अलग है। ठीक है, यही बात मैं अविनाश जी आपसे पूछता हूं कि एक ले आती है, भारत सरकार ले आती है, और हमने जिक्र किया कि दुनिया भर में बहुत सारी जगह इस करेंसी पे काम कर रहे हैं और दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज एंड यूजर, मेरे लिए क्या है? क्या मुझे क्रिप्टो करेंसी की भी तरफ जाना चाहिए? और डिजिटल तो जब आएगी सरकार की तरफ से तो वो अलग बात होगी, वो मेरे डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए होगी। तो एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, क्रिप्टो एसेट जिसको हम बोलते हैं, तो मेरे 2-3 मेन पॉइंट ये हैं कि कोई भी, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने किसी ने भी क्रिप्टो को बैन नहीं करा है जी। तो गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, वी आर डेमोक्रेसी, के जो फाइनेंशियल इनोवेशंस हो रही हैं इस इंडस्ट्री में, उसको अलाउ करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होंगी बट सक्सीड भी, हमारा कहने का है कि सक्सीड होगी है, बट गवर्नमेंट को वो फ्रीडम देनी चाहिए लोगों को इस इनोवेशन करने। आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मेरे हिसाब से इंटरनेट से भी बड़ी होने वाली है, उसमें भारत बहुत पीछे रह जाएगा। ओके। तो वो फ्रीडम गवर्नमेंट को देनी चाहिए और रेगुलेशन लाने चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कुछ अनडिजायरेबल एक्टिविटी इसमें होने के चांसेस हैं, तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि रेगुलेशन लेके आए जो लेजिटिमेट प्लेयर हैं लाइक ज़ेप्पे, और उनको एनकरेजमेंट मिले, वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, सो दैट जो भी अनडिजायरेबल एक्टिविटी है उसको हम हटाएं, बट जो उसका पॉजिटिव है उसको बताएं। ठीक है, हर चीज के दोनों पक्ष होते हैं और उसमें से पॉजिटिव को देखा जाए और नेगेटिव को हटाने के लिए कुछ लॉस बनाए जाएं। बजाज साहब, तो क्या हम ये समझे कि आने वाला वक्त जो है वो डिजिटल करेंसी का ही है? अब तक कन्वेंशनल तरीके से हम बहुत चल लिए, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, चाहे सीबीडीसीज की बात करें कि जो सेंट्रल बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में अब यही सब होने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं पूरा वाकिफ रखता हूं उस बात से कि जैसे आज आप देखिए, पहले नरेगा का पैसा बढ़ता था, कैश की लाइन लगती थी, और वो सब चीजें अब खत्म हो गई हैं। आज सरकार अकाउंट में पैसा डालती है और लास्ट माइल पे आदमी अपना वो पैसा निकाल पाता है, या अब जो ई रुपी के माध्यम से जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे वो एंड ऑब्जेक्टिव यूटिलाइज हो सकता है। इसका मायने सरल शब्दों में यही है कि पैसे की आवश्यकता नहीं दिखेगी अभी सामने आपको। करेंसी विल लूज इट्स रेलेवेंस एज अ पेपर फॉर्म। पेपर के फॉर्म में करेंसी का मायने नहीं रह जाएगा, और ये ट्रांसपेरेंसी जितनी लाएगा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा, उतनी स्पीड लेके आएगा। और मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं। आप आज देखें ब्लॉकचेन में तो आपको जो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की मिली है बिटकॉइंस के बियॉन्ड, तो वो अपने आप में डीएलटी एक काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो है, आपका ऑथेंटिकेशन, प्रूफ ऑफ ट्रुथ, इन सब के एडवांटेजेस आपको लाके देता है। तो टेक्नोलॉजी, सही कह रहे हैं सौरभ, कि एक्सपेरिमेंट्स जरूर अलाउ करने चाहिए, और कहीं एक्सचेंज का एक्सचेंज फेल हो जाए ऐसा ना हो, वो सरकारी कंफर्ट कंट्रोल रहे। तो कुल मिला के आज की चर्चा से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे हमने मोबाइल में क्रांति देखी, इस वक्त हम एक इंटरनेट की क्रांति देख रहे हैं, उसी तरीके से अब करेंसीज की भी क्रांति आ रही है धीरे धीरे, जिसको अभी हम देख रहे हो। क्रांति से मतलब यहां परिवर्तन का दौर है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हमने अभी देखी, अब उससे चीजें बदल रही हैं, चाहे वो क्रिप्टो के टर्म में हो, चाहे वो डिजिटल करेंसी के टर्म में हो। पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, जहां तक मुद्रा की बात है, अपने आप को बदल रहा है, और हम एट सीएनबीसी आवाज आपको यही अवगत कराने की कोशिश में है। हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकली शो आपको हैवी लग रहा हो, लेकिन अगर आज आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आने वाले वक्त में जो चीजें होंगी करेंसी मार्केट में या ओवरऑल फाइनेंशियल
सिस्टम में, उसकी समझ आपको होगी और उसका पूरा फायदा आप उठा पाएंगे, चाहे बात क्रिप्टो की हो, डिजिटल करेंसीज की हो या डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हो, क्योंकि आने वाला वक्त तय बात है कि इन्हीं का है। आप तीनों का ही आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया और वक्त वक्त पर हम आपको आमंत्रित करेंगे ताकि जैसे जैसे इस फील्ड में चीजें आगे बढ़े हम अपने दर्शकों को उनसे अवगत कराएं। फिलहाल के लिए इजाजत लेंगे, नमस्कार।